मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 एवं 2022 के लिए उत्तर लेखन पर चर्चा करेंगे। उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षक को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कौन हैं और उम्मीद भी नहीं की जाती कि परीक्षा आपको जाने। परीक्षक के लिए आपकी कॉपी ही, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, वो ही आपका विजिटिंग कार्ड है एक तरह से। और जितना सुंदर आपका विजिटिंग कार्ड होगा, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जितना बदसूरत आपका विजिटिंग कार्ड होगा, उतने कम मार्क्स मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। न केवल अच्छी दिखनी चाहिए, उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें कि परीक्षक को ये लगे कि बस यही वो स्टूडेंट है, यही वो लड़का है जिसके लिए ये सारा कुछ, ये सारा ज्ञान विज्ञान, ये सब कुछ जो है रचा गया, इसी को सेलेक्ट करना है। यदि परीक्षक को ये लगता है कि यही वो लड़का है जिसके लिए ये सारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसको हमें सेलेक्ट करना है, तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो हम अपनी कॉपी को, अपनी उत्तर पुस्तिका को बिल्कुल ऐसा बनाएं कि उसको हम ये आभास, ये भाव उसमें भर दें कि बस इसी लड़के को सेलेक्ट करना है। देखिए, कुछ चीज़ें हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में जो है, जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, हमें जब हमारी उत्तर पुस्तिका मिलती है, देखिए आज अब जो ट्रेंड हो गया है, या अभी जो भी सिलेबस चेंज हुआ और सिलेबस चेंज हुआ, जो पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र दोनों एक साथ हैं। अब आपको एक ही कॉपी दी जाती है, उसी में प्रश्न लिखा हुआ है, और प्रश्न के साथ ही उत्तर के लिए कुछ लाइनें निश्चित कर दी गई हैं, और उन्हीं लाइनों में आपको अपने उत्तर भी लिखने हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि प्रश्न पत्र अलग मिलता था, उत्तर पुस्तिका अलग मिलती थी, तो एक सहूलियत सी होती थी। सहूलियत ये भी होती थी कि हम कौन से, जो हमें प्रश्न अच्छे आते थे उसको हम पहले लिखते थे, जो हमें प्रश्न अच्छे नहीं आते थे उसको बाद में लिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्न है, और वहाँ पर जो है वो कुछ लाइनें भी दे दी गई हैं। आपको उसी उत्तर पुस्तिका में उत्तर भी लिखना है, प्रश्न उसी में लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जब हमें हमारा प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका हमें मिल गई है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ें, देखें, हर प्रश्न को एक समय दें, प्रश्न को पढ़कर, और हम देखें कि क्या वो प्रश्न हमें पूरी तरह समझ में आ रहा है, उसमें छिपे हुए कीवर्ड्स क्या हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है। अधिकांशतः ये होता है कि हमने प्रश्न को देखा और उत्तर लिखना हम शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। हमें पहले प्रश्न को समझना चाहिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देखना चाहिए, और फिर लिखना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में जो है पूछा गया कि आलोचनात्मक टिप्पणी करें, हमने वो तो पढ़ा नहीं, और हमने पूरा का पूरा वर्णन, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है उस चीज़ के बारे में जो है कर दिया। तो वहाँ पर परीक्षक बिल्कुल खुश नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो कंटेंट नहीं दिया है जिस कंटेंट के बारे में प्रश्न में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो प्रश्न को समझें, जानें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, और उसके बाद उसके आंसर लिखना शुरू करें। अपने उत्तर की योजना, अभी मैंने कहा कि आप जब भी पेपर को देखते हैं, पेपर के प्रश्न देखते हैं, आप अपनी एक प्लानिंग करें, अपनी एक फ्रेमिंग करें। प्रश्न को देखते ही जवाब लिख देना ये गलत है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न को देखते ही आप जवाब लिखेंगे, आप ये मान कर चलें कि आपकी पहली लाइन आपको काटनी पड़ती है। आपने दिमाग में फ्रेमिंग नहीं की है। हाँ, ये बात है कि हमारे टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा ये फ्रेमिंग होना चाहिए। अगर आपने किसी भी निबंधात्मक प्रश्न को लिखने के लिए 9 मिनट या 10 मिनट निश्चित कर रखे हैं, तो आप ये मान कर चलें कि 1 मिनट उसमें से आपकी पूरी फ्रेमिंग के लिए आपको देना पड़ेगा। तो आप प्रश्न को लिखने से पहले उस प्रश्न की पूरी योजना बनाएं कि हमें इसमें क्या लिखना है, किस तरह के डायग्राम्स डालने हैं, किस तरह का प्रस्तुतिकरण इसमें देना है। ये पूरी योजना आप 1 मिनट में पूरी की पूरी योजना बनाकर, और उसके बाद ही लिखना प्रारंभ करें। जैसे ही उत्तर आप शुरू करते हैं, तो उत्तर
कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होता है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अब तो वैसे भी जो प्रश्नों की प्रकृति हो गई है, जिसमें 3 लाइनें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 लाइनें, लघु उत्तरीय प्रश्न में 9 लाइनें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कमोबेश जो है 40 और 45 लाइन्स जो है वो दी गई हैं। तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन तो हम वैसे भी नहीं दे सकते। तो जो भी इंट्रोडक्शन हम दें, ये इंट्रोडक्शन स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। अगर स्पष्ट और संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो आप मानकर चलें कि परीक्षक इससे खुश होगा। इस बात पर विशेष रूप से फोकस करें कि जो आपके मुख्य विषय वस्तु है वो सही सही जाए। इसीलिए जो मुख्य भाग है, जो प्रश्न में पूछा गया है, उसकी जो मुख्य विषय वस्तु होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। देखिए, अपने उत्तर को अनुच्छेदों या उपशीर्षकों में विभाजित करें। प्रत्येक प्रश्न के एक विशिष्ट पहलू को संबोधित करते हुए प्रासंगिक तथ्यों, उदाहरण, डेटा, इन सब के साथ इसको समझाने की कोशिश करें। जो हमारी मेन बॉडी है, जो हम उत्तर लिख रहे हैं, उस उत्तर का जो मुख्य भाग है वो मुख्य भाग बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। क्योंकि अगर आप कम लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा लिख देते हैं तो भी मार्क्स में कमी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न एक ऐसा आ गया जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत पूरी तैयारी करके हम आए हैं, लेकिन पूछा उसमें कुछ और गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, हमने सारे तथ्यात्मक प्रश्न जो है रट लिए, लेकिन प्रश्न में जो है कुछ अवधारणा आ गई। अब हमें लगता है कि इसी दिन के लिए तो हम पढ़ रहे थे, तो हम अपना पूरा ज्ञान उस प्रश्न में, पूरा ज्ञान उड़ेल देना चाहते हैं, और बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। परीक्षक तो प्रश्न को देख रहा है कि प्रश्न में क्या पूछा गया, वो उतना आंसर चाहता है, वो सारी चीजें नहीं चाह रहा है। जो प्रश्न में पूछा गया है वो उस विषय वस्तु से अलग चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा। तो ध्यान रखें, मुख्य भाग में जो प्रश्न का कंटेंट है, जो प्रश्न में पूछा गया, उसी कंटेंट को आप दें, उसी विषय वस्तु को दें। विश्लेषणात्मक बने। देखिए, अभी आजकल जो है विश्लेषणात्मक प्रश्नों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले एमपीपीएससी में अधिकांशतः तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब विश्लेषणात्मक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो तथ्यों के साथ साथ अपनी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाएं। कैसे आप प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे आप प्रश्नों को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर लिख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप विश्लेषणात्मक नहीं बनेंगे, अवधारणात्मक प्रश्नों के जवाब आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए विश्लेषणात्मक बने, विश्लेषण करें, प्रश्नों को तथ्य के साथ ही विश्लेषण भी जो है उन प्रश्नों का करें। डायग्राम और चार्ट का उपयोग करें। देखिए, डायग्राम, चार्ट्स, ये प्रस्तुतिकरण के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। अभी हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको अवसर मिलता है, आप प्रस्तुतिकरण देने में ना हिचकें, प्रस्तुतिकरण अच्छा करने में ना हिचकें, क्योंकि वो आपके प्रश्न के उत्तर को सुंदर बनाता है, और जो अच्छा दिखता है वो बिकता है, ये तो आपको पता है। इसीलिए फ्रेमिंग, डिज़ाइनिंग और उसकी साज सज्जा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी अनिवार्य है, जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम्स डाले जा सकते हैं, या कुछ पाई चार्ट, यहाँ कुछ दूसरे जो है प्रस्तुतिकरण के जो पार्ट्स होते हैं, वो अगर हम डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें आप, उससे बिल्कुल ना हिचकें। संक्षिप्त और केंद्रित रहें। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है उसके विषय वस्तु पर आप सेंटर्ड रहें, फोकस्ड रहें, उससे दाएं बाएं न भटके। हो सकता है कि आपको किसी विषय, किसी प्रश्न से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। जो प्रश्न में पूछा गया है आप बिल्कुल वही लिखें। दोहराव से बचें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि ऊपर हमने कुछ लिखा, उसी चीज़ को हम सारांश में लिख देते हैं, उसी चीज़ को हम लास्ट में भी लिख देते हैं। कई बार बीच बीच में भी उन्हीं शब्दों का दोहराव, या कई बार बीच बीच में उन्हीं वाक्यों का दोहराव कर देते हैं। दोहराव से बचना चाहिए। भाषा और लेखन शैली, इस बात पर हम अलग से चर्चा करेंगे। भाषा और लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कि परीक्षक एक बार पढ़े तो पढ़ता चला जाए। लेखन शैली में एक प्रवाह का होना बहुत आवश्यक है। हम लेखन शैली पर अभी विस्तृत चर्चा हम करेंगे अभी।
प्रासंगिक उदाहरणों का प्रयोग करें। जो भी उदाहरण हैं अपने बात की पुष्टि के लिए, अपने बात के समर्थन के लिए यदि आप उदाहरण देते हैं तो परीक्षक को अच्छा लगेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो निश्चित रूप से अपने बातों को रखने के लिए उदाहरणों का प्रयोग जरूर करें। ये आपके उस उत्तर में एक तड़के के समान है। जैसे दाल में तड़का लगाया जाता है, उसी तरह से उत्तर में एक तड़के के समान होता है जो आपके उत्तर के स्वाद को बढ़ा देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। निष्कर्ष लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष तो देते ही हैं, हर प्रश्न का कुछ ना कुछ एक निष्कर्ष हम देते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी अभी जैसे 50 शब्दों में जो प्रश्न लिखने होते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें हम हर जगह निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, निबंधात्मक प्रश्नों में निष्कर्ष आप अवश्य दें। जो भी प्रश्न पूछा गया है उससे उसके उत्तर के अंत में हम निष्कर्ष देते हैं। अब देखिए हम लोग चलिए ये तो ठीक है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अभी हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक उत्तर लेखन में, एक उत्तर में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, किन चीज़ों का सम्मिश्रण एक उत्तर को अच्छा बनाता है। सबसे पहले हम उत्तर लेखन में विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम उत्तर में विषय वस्तु की बात करते हैं तो ये विषय वस्तु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर ये विषय वस्तु हम सही से नहीं दे पाए तो फिर आपका उत्तर अच्छा हो ही नहीं पाएगा। अब बात यह कि विषय वस्तु में क्या हो। देखिए विषय वस्तु आपकी जो है ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु जो भी हम दे रहे हैं उसमें शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारी विषय वस्तु कसी हुई हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि यदि वो प्रश्न 200 शब्दों में पूछा गया है तो हम उसे 210, 220, 230 शब्दों तक भी ले जा सकते हैं। शब्द सीमा क्या होनी चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो शब्द सीमा का हमें पालन करते हुए हमारी जो विषय वस्तु है उसमें कसावट लानी चाहिए। ऐसी विषय वस्तु आप ऐसी लिखें जो कसा हुआ हो, विषय वस्तु ऐसी हो जिसे परीक्षक पढ़ता चला जाए और उसे लगे कि हाँ ये उत्तर इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये विषय वस्तु है। दूसरी बात हम करते हैं संतुलन की। देखिए संतुलन का तात्पर्य क्या है। संतुलन से तात्पर्य यह है कि किसी प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है वो 2-3 तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे एक प्रश्न तो सीधे सीधे पूछ लिया गया, विस्तार से आप द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बताएं, ये एक प्रश्न हुआ। और यदि यहीं पर प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया जाए और प्रश्न इस तरह से हो जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों पर चर्चा कीजिए। अब अगर ऐसा प्रश्न हो तो ये एक तरह से द्विपक्षीय प्रश्न हो गया। तो अगर जहां कहीं पर भी कोई प्रश्न बहुपक्षीय हो जाता है तो ध्यान रखें बहुपक्षीय प्रश्नों में हमें संतुलन की आवश्यकता होती है। और संतुलन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वहां पर 50-50% दोनों पार्ट में लिखें। जैसे अगर किसी प्रश्न में यह पूछा गया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में बदलना कहां तक प्रासंगिक है, तो हम अगर 50-50 लेंगे तो हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में 50 बताएंगे और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में 50 बताएंगे। लेकिन क्या ये सही होगा? तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बताता है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को अच्छे से बताना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि संसदीय शासन व्यवस्था ही हमारे देश के लिए अच्छी है। और 25% भाग जो है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के लिए बताना है। तो संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रश्न में। और ये प्रश्न की प्रकृति को ही देखकर, प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको देखकर ही आपको समझ में आएगा
कि हमें कितना भाग क्या रखना है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें संतुलन कैसे स्थापित हो। तीसरी चीज़ है प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण। देखिए, कभी भी प्रश्न के उत्तर लिखने पे हम कई बार उत्तरों को जनरलाइज्ड कर देते हैं। आप विश्वास माने कि जो जनरलाइज्ड प्रकार के उत्तर होते हैं उसमें परीक्षक अच्छे नंबर कभी नहीं देता। ये बिल्कुल मान्य सिद्धांत है। हमेशा अपने उत्तरों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। जैसे अगर आप संविधान में कुछ लिख रहे हैं, संविधान में किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और आपने उस प्रश्न के उत्तर के समर्थन में अनुच्छेदों का उपयोग किया है। आप कोई एक्ट लिख रहे हैं, कोई आप साइंस की कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसमें आपने जो है किसी वैज्ञानिक की किसी पुस्तक का उल्लेख किया, तो वो एक प्रमाण है। वो प्रामाणिक रूप से ये सिद्ध करेगा कि हाँ, ये बात इस पुस्तक में लिखी गई थी और इसीलिए ये बिल्कुल सिद्ध है। अगर वही हम जनरलाइज प्रकार में लिखते हैं तो जनरलाइज प्रकार के उत्तरों में हम सीधे सीधे किसी प्रश्न का उत्तर, मान लो हम ये लिखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ, अगर हम लिखते हैं तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों में यदि हम अनुच्छेदों का उपयोग न करें और सीधे सीधे हम राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ ऐसे लिख दें तो वो एक जनरलाइज प्रकार का आंसर होगा। जबकि वहीं अगर हम अनुच्छेदों का उपयोग करते हुए, अनुच्छेद बताते हुए कि इस अनुच्छेद में इन कार्यपालिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, अगर हम इस तरह का आंसर देते हैं, अर्थात अपने उत्तर के समर्थन में अगर हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा उत्तर बहुत ही सटीक होगा और परीक्षक उस उत्तर को ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने उत्तरों के समर्थन में प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करें। तर्क के साथ, प्रमाण के साथ हम अपने उत्तर दें। अब बात करते हैं जो प्रेजेंटेशन, हमारी भाषा शैली है ना। देखिए, भाषा शैली तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भाषा शैली में 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भाषा शैली में प्रवाह होनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक बहाव हो और उस बहाव में परीक्षक बहता चला जाए, वो पढ़ता चला जाए। देखिए, अधिकांश जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, कई बार परीक्षक तो पढ़ते भी नहीं हैं और वो ऊपर ऊपर देखकर, अगर आपने बहुत अच्छी भाषा शैली आपकी नहीं है तो वो एक जनरलाइज सा जो है मार्क्स आपको दे देते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे उत्तरों में भाषा शैली का प्रवाह ऐसा हो कि वो पढ़ता चला जाए। हमारा वाक्य हमारे पिछले वाक्य से जुड़ाव रखता हो और आगे आने वाले वाक्य के लिए एक इंट्रोडक्शन हो। इस तरह की भाषा शैली हमें विकसित करनी पड़ी। मैं समझ सकता हूँ कि जितने नए लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है थोड़ा सा शुरुआती दिनों में, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं भी शुरुआती दिनों में मैं भी लिखता था तो मैं भी उतना अच्छा नहीं लिख पाता था और इसीलिए तो मुख्य परीक्षा में अभ्यास की इतनी आवश्यकता होती है। वैसे भी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो भाई, हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त होगा और वही अनुभव हमारी भाषा शैली के प्रवाह को बनाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अपनी भाषा शैली में एक प्रवाह लेकर आएं। परीक्षक को मजबूर करें कि वो आपके उत्तर को पढ़े। दूसरी भाषा शैली में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शुद्धता की है। अब कई सारे स्टूडेंट्स इस बात पर थोड़ा नाराज से भी हो जाते हैं कि भाई ये शुद्धता, मैं चूँकि थोड़ा भाषा को लेकर मैं थोड़ा कंसर्न रहता हूँ और मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी लिखें वो शुद्ध लिखें। हमारी भाषा शैली शुद्ध हो, हमारी वर्तनी शुद्ध हो, शब्द, हमारे जो लाइनें हैं, हमारे जो वाक्य हैं, उनमें शुद्धता जो है वो दृष्टिगोचर हो।
अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये सही तो है, जो हमने लिखा है वो सही तो है, ये बात अलग है वो सही नहीं हो रहा। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आप शुद्ध लिखना सीखें। शुद्ध लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करें। देखिए, जब तक आप किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, कोई सा भी शब्द शुद्ध है या नहीं है, आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। और मैंने कई बार जो है, हालांकि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता यहाँ, पर मैंने देखा है कि कई सारे शिक्षक भी अशुद्ध लिखते हैं। एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ ना, एक वाक्य अगर हम लें, हम दोनों कहीं जा रहे हैं, अगर हम ये लिखते हैं, मैं ये लिखूं, अगर एक सिंपल सी चीज़ है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं। अब क्या ये सही वाक्य है? तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे हाँ ये तो सही है, लेकिन ये अशुद्ध है। कई बार हम विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करते, कई बार हम जो मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग करना भूल जाते हैं। हम दोनों, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ, तो हम दोनों की बात कर जा रहे हैं। दोनों में ऊपर यहाँ एक बिंदी लगनी चाहिए। इसी तरह से कहीं, कहीं में एक बिंदी लगनी चाहिए। जा रहे हैं, अब है और हैं, इसका ही अंतर कई लोगों को समझ में नहीं आता। और केवल छात्रों की बात मैं नहीं कर रहा, कई बार कई सारे शिक्षकों को भी मैंने समझाया कि आप जो लिख रहे हैं ये अशुद्ध है। और कई बार तो वो ये भी बोल देते हैं कि नहीं हम अशुद्ध बोल रहे हैं, हम अशुद्ध नहीं लिख रहे हैं। अशुद्ध और शुद्ध मतलब उस शुद्ध और अशुद्ध का प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कई बार। तो यहाँ पर भी आपको एक बिंदी लगाने की आवश्यकता हो। कई बार ये होता है कि साहब हमने इस विराम चिन्ह का उपयोग ही नहीं किया, तो यहाँ पर एक विराम चिन्ह के रूप में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। तो भाषा शैली में जब कभी भी हम लिखते हैं, हमें ये शुद्धता अशुद्धता इन सब चीज़ों का जो है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जब कभी भी लिखते हैं, परीक्षक, देखिए परीक्षक हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, परीक्षक को हमसे ज़्यादा अनुभव है, इस बात को तो मान लें। तभी वो परीक्षक है, तभी वो हमारी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहा है। चूँकि उसको अनुभव ज़्यादा है, इसलिए वो एक बार में आपकी कॉपी देखकर समझ जाएगा कि आपको हिंदी का ज्ञान है या नहीं। चूँकि आपका मीडियम हिंदी है, अगर आपका माध्यम हिंदी है, अगर आप शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये शुद्धता अशुद्धता वर्तनी मात्रा इन सब का कोई योगदान नहीं है, तो आप मीडियम चेंज कर लें, आप इंग्लिश मीडियम ले लें। वहाँ पर इतना जो है वो नहीं देखना पड़ेगा आपको। पर यदि हिंदी माध्यम से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और जहाँ कहीं पर भी, जिस उत्तर पुस्तिका में भी ये सारी चीज़ें आपने शुद्ध लिखी हुई हैं, परीक्षक उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। एक आध जगह कहीं मान सकते हैं कि जल्दबाजी में कहीं गलती हो गई होगी, पर पूरे 10 लाइनों में अगर 7 लाइनों में 8 लाइनों में मात्राओं की शुद्धता नज़र आती है, वर्तनी की शुद्धता नज़र आती है, तो इसको परीक्षक कभी माफ़ नहीं करेगा। और उत्तर पुस्तिका को चेक करना अपने आप में एक मनोविज्ञान है, इस बात को हम मानकर चलें। क्योंकि परीक्षक को जो अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है, मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षक उसी को अच्छे मार्क्स देता है। कोई भी परीक्षक चाहे कितना भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, जब उसको कोई अच्छी कॉपी नज़र आती है, बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, तो
अचेतन मन से ही सही, लेकिन 2-3 नंबर, 1-2 नंबर वो एक्स्ट्रा दे ही देता है। तो हमेशा अपनी भाषा के ऊपर, अपनी भाषा शैली के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। इसमें 2-3 चीज़ों की जो है बात मैंने बताई आपको, प्रवाह है, शुद्धता है, जो आपकी शब्द सीमा है। उसके बाद उत्तर का प्रस्तुतिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखिए सीधी सी बात है कि जो सुंदर दिखता है हम उसे देखना चाहते हैं। आप इसे दूसरे किसी भी भाव में लें, बट हकीकत तो यही है। हम कितना भी इस बात को नकारें, बट इंग्लिश में एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और अगर पहला ही इंप्रेशन अगर खराब हुआ तो फिर आगे जो भी व्यक्ति अगर आपसे कोई मिलने आया है और वो थोड़ा सुंदर है, थोड़ा सजा धजा है, बाल उसके करीने से कटे हुए हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नए कपड़े पहने वो, या बिल्कुल जो है ब्यूटी पार्लर से होकर ही आए, या मीन्स अच्छे अच्छे सलून आजकल लोग हैं उनसे होकर आया, लेकिन अगर वो ऑन एन एवरेज एक अच्छे लुक में है तो आपकी उससे बात करने की इच्छा होगी। और वहीं कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जो है उठकर चला आया हो, अपने आप को उसने बिल्कुल भी प्रेजेंट करके नहीं रखा है, तो आपकी उससे बात करने की भी इच्छा नहीं होगी। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही होगा। इंटरव्यू में भी यही चीज़ है। देखिए इंटरव्यूअर्स भी, मैं कहता हूँ कि कितने भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं, लेकिन जो गेट से अंदर आते ही जो पहला इंप्रेशन होता है उसको वो भी नहीं नकार पाते। तो अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है उत्तरों के प्रस्तुतिकरण की। तो अगर उत्तर सुंदर दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि परीक्षक उसको पढ़ेगा। पहले ही पेज पे अगर उत्तर बहुत ही रफ भाषा में लिखे हुए हैं, बहुत ही रफ राइटिंग में लिखे हुए हैं, तो आप विश्वास मानकर चलें कि वो उत्तरों को पढ़ेगा ही नहीं और एक जनरलाइज ओवरव्यू देते हुए वो थोड़े थोड़े मार्क्स देकर जो है निकल जाएगा। सबसे पहली बात जो प्रस्तुतिकरण में है वो है राइटिंग। देखिए आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। आप विश्वास माने, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो, ज़्यादातर उन छात्रों ने बाजी मारी है, ज़्यादातर वो छात्र टॉपर्स रहे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी थी। तो राइटिंग अच्छी होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप आज से ही, बल्कि अभी से ही क ख ग घ और पूरी वर्तनी लिखना शुरू कर दें। मैंने पहले भी बताया है और अक्सर छात्रों को ये मैं बताता रहा हूँ कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप वर्तनी लिखें, क ख ग घ लिखें और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें। क्योंकि अगर आपके अक्षर अच्छे बनेंगे, आपके शब्द अच्छे बनेंगे, शब्द अच्छे बनेंगे, आपकी लाइन्स अच्छी बनेंगी, लाइन्स अच्छी बनेंगी, आपका पैराग्राफ अच्छा बनेगा, वाक्य अच्छा बनेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ राइटिंग आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अक्सर ये कहा जाता है कि हम लिख जो रहे हैं उस उत्तर लेखन में पैराग्राफ वगैरह जो है प्रस्तुतिकरण के लिए कहाँ पे पैराग्राफ हमें चेंज करना है, कहाँ पे पैराग्राफ को बदलना है, ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि छात्र लिख रहे हैं, कहीं पर भी पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। या कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा लिख दिया, निबंधात्मक प्रश्न भी पूरे के पूरे लिख दिए, लेकिन कहीं कोई पैराग्राफ ही नहीं, कहीं कोई चेंज नहीं। तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर हम पॉज लेकर एक पैराग्राफ को चेंज करें। ये भी प्रस्तुतिकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तीसरा, डायग्राम्स। मैप। अब देखिए जब आप प्रस्तुतिकरण की हम बात करते हैं तो डायग्राम्स, पाई चार्ट, दूसरे फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीज़ें आपके उत्तर के साज सज्जा में काम आती हैं।
और मैंने आपको बताया सजी धजी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी बिकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम साज सज्जा के चक्कर में चीज़ों को इतना सजा देते हैं कि वो अच्छा लगने के बजाय बदसूरत सा लगने लगता है। तो आप ध्यान रखें, हम उतना ही सजाएं जितने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा भी साज सज्जा नहीं करनी है। अब एग्ज़ाम में हम अगर साज सज्जा करने बैठे और बिल्कुल 4-5-6 तरह के जो है कलर्स के पेन लेकर बैठे और ब्लू भी चला रहे हैं, ग्रीन भी चला रहे हैं, येलो भी और रेड भी, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखे हुए हैं कि आपको ब्लू या ब्लैक 2 ही तरह के कलर यूज़ करने हैं। तो आप इसको कलरफुल ना बनाएं, बट हाँ, इसमें डायग्राम्स आप डाल सकते हैं, आप मैप डाल सकते हैं, आप पाई चार्ट डाल सकते हैं, आप फ्लो डायग्राम्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अब यदि आप कोई प्रश्न, ज्योग्राफी का कोई प्रश्न लिख रहे हैं और उसमें आपने मैप नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रश्न जो है एक अधूरा अधूरा सा लगेगा। और अगर आप कोई भूगोल का कोई प्रश्न लिख रहे हैं, यदि आप ये लिख रहे हैं कि भारत के खनिज संसाधनों के ऊपर चर्चा कीजिए, ऐसा कुछ अगर प्रश्न में आया है और आपने पहले ही मैप ड्रॉ करके और आपने बता दिया कि कौन सा खनिज भारत के किस हिस्से में पाया जाता है, एक मोटा मोटी रफली एक मैप आपने बना दिया है, तो परीक्षक को वो चीज़ अपील करेगी और आप ये मानकर चलें कि निश्चित रूप से 1-2-3 नंबर आपके एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हम अपने उत्तर के प्रस्तुतिकरण के ऊपर ध्यान दें और अपने उत्तर को एक सजा धजा सा उत्तर जो है वो बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ परीक्षक को अच्छी लग रही है, जो चीज़ परीक्षक देख रहा है, उसे अगर अच्छा लग रहा है तो वो आपको मार्क्स जरूर देगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने उत्तर लेखन के विषय में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक उत्तर लेखन के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, कुछ हद तक ये आपके काम आएगा। यदि आपको उत्तर लेखन से संबंधित और भी किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी या आपको लगता है कि हाँ, ये मैं मुझे ये पूछना है, कुछ क्वेरी अगर आपकी है, तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी उत्तर लेखन से संबंधित है, या अगर आपने उत्तर लिखा है और अगर आप उसको चेक करवाना चाहते हैं। देखिए, ये एक पहलू मैंने छोड़ दिया, अभी मुझे याद आया कि जब भी आप प्रश्न लिखते हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ज़रूर चेक करवाएं, उसका मूल्यांकन अवश्य करें। मूल्यांकन के लिए आप किसी भी सीनियर की मदद ले सकते हैं, कोई सेलेक्टेड बंदा हो उसकी आप मदद ले सकते हैं, ज़रूर मदद लें, बिल्कुल हिचके नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, या मैं क्या आपके उत्तरों को चेक कर सकता हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना आंसर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको चेक करके वापस आपको सेंड करूँगा। तो उत्तर लेखन की जो बातें मैंने आपको बताई, ये मुझे उम्मीद है कि आपको आपके कुछ काम आ पाएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग किसी उत्तर में शब्द सीमा क्या हो उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।